वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। पहले तो सॉरी वीडियो इतनी देर में देने के लिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी यूट्यूब से गिव अप कर दूंगी। क्यों मेरे फैमिली और ना आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। घर वाले टाइम नहीं देते हैं लिखने का और आप लोग ना लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। बहुत मुश्किल से लिखती हूँ यार कहानी, प्लीज सपोर्ट मी। डोर बंद करने के बाद फलक ने एक शॉर्ट और टी शर्ट निकाला और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद वो बिस्तर के पास बैठ गई, अपने बाल सुखाने लगी। फलक ने एक छोटे चम्मच से आइसक्रीम का एक निवाला खाया। वाह, इट टेस्टेड ऑसम। फलक ने एक बार और टास्ट लिया और अचानक उसे संस्कार का ख्याल आया जो अभी भी स्टडी रूम में काम कर रहा है। क्या उसे जाकर संस्कार से मिलना चाहिए? अच्छी चीज़ों को तो बांटना है ना। फॉरगेट, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो इस तरह उसके पास जाएगी तो उसका ध्यान भटक जाएगा। इसके अलावा अगर वो वहां जाएगी तो पता नहीं फिर क्या होगा उन दोनों के बीच। इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग। फलक ने अपना ना में सर हिलाया जैसे वो अपने मन को काबू कर रही हूँ। फलक ने अपना सिर हिलाया। उसने मन में सोचा कि उसे आइसक्रीम खत्म करने के बाद जल्दी सो जाना चाहिए। उसे सुबह जल्दी उठना था और कल शूटिंग के लिए क्रू के साथ इंदौर जाना था और वो देर नहीं कर सकती थी। अगली सुबह बेडरूम से एक आँख की आवाज़ सुनाई दी। फलक बिस्तर पर बैठी और अपने बेडसाइड टेबल पर अलार्म घड़ी को देखकर डर गई। ओह, तब तक 7 बज चुके थे। फ्लाइट 7 बजे टेक ऑफ करने वाली थी। 7:30 एयरपोर्ट्स तक पहुंचने में ट्रैफिक जाम को छोड़कर लगभग 20 मिनट लगेगा। वो गहरी नींद में क्यों सो गई थी। फलक जल्दी से बिस्तर से कूदकर अपनी गुलाबी चप्पलों में भाग गई। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या संस्कार कंपनी में गया है। उसके पास टैक्सी लेने का समय नहीं था और उसे ले जाने के लिए टैक्सी की ज़रूरत थी। उसने दूसरे बेडरूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुला था इसलिए फलक सीधे अंदर भागी। संस्कार बिस्तर खाली था और वहाँ कोई नहीं था। फलक का दिल लगभग बाहर ही आ गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है तो वो बाथरूम में भाग गई। संस्कार आ फलक चिल्लाते हुए जल्दी से अपने दोनों आंखों को हाथों से बंद कर लिया। संस्कार सावर के नीचे खड़ा नहा रहा था। फलक ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा था। वो इससे अधिक कुछ नहीं चाहती थी कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। संस्कार को ऐसे देखकर फलक ऑकवर्ड हो गई। सावर से बहते पानी की आवाज़ फलक के कानों में गूंज रही थी। संस्कार ने जल्दी से सावर बंद किया और बाथरूम पहना। उसने फलक को लगातार आह चिल्लाते हुए सुना। संस्कार फलक के पास गया और गहरी आवाज़ में बोला, स्टॉप इट, ऐसे बिहेवियर करना बंद करो जैसे कि इस तरह की डील को पाने के बाद तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया गया हो। क्या डील? फलक इतनी स्ट्रेस और शर्मा गई थी कि वो संस्कार की बातों का जवाब नहीं दे पाई। फलक जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर आकर वो रो पड़ी। फलक ने सोच लिया था कि वो अब संस्कार से फिर कभी बात नहीं करने वाली है। संस्कार ने फलक को जाते हुए देखा। उसकी स्पष्ट आंखों और काली भौहों से ऑकवर्डनेस झलक रही थी और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। संस्कार के जीवन में ये पहली बार था कि वो किसी लड़की के सामने ऐसी हालत में खड़ा था। उसे भी इन सब की आदत नहीं थी, शर्म तो उसको भी आ रही थी। फलक अपने रूम में आ गई और उसने भी नहाने के बाद अपने कपड़े बदल लिए थे। वही संस्कार भी तैयार होकर अपने रूम से बाहर आया था। उसने अरमानी का कस्टम सफ़ेद बटन वाली शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। फलक अभी कुछ देर पहले का सीन को भूलने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसने गहरी सांस लेने के बाद उसने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और कहा, गुड मॉर्निंग। मेरी फ्लाइट 7:30 बजे टेक ऑफ करने वाली है और मैं जल्दी में हूँ। क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? ओके लेट्स गो, संस्कार ने जवाब देते हुए सिर हिलाया। फलक आगे चल रही थी। वही संस्कार ने फलक को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा। फलक ने आज एक हल्के लिनन वी गर्दन वाली रेशमी सफ़ेद शर्ट पहनी थी जिससे उसकी नाजुक कॉलरबोन दिखाई दे रही थी और सुंदर लग रहे थे। उसने पैरों में काले रंग के जूते और हाथ में एक नाजुक पीले रंग का हैंडबैग पकड़ा हुआ था। फलक से एक स्ट्रॉन्ग यूथफुल फैशनेबल वाइब आ रही थी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप हुआ था। फलक के खूबसूरत होठों पर लाल लिपस्टिक थी और उसकी त्वचा चिकनी और गोरी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। संस्कार ने फलक के लिए कपड़े मंगवाए थे, लेकिन उसने अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े जोड़े थे। उसने उसे गलत नहीं समझा था। वो एक समझदार छोटी लड़की थी जो अपनी सुंदरता को दिखाना जानती थी। सर, मैडम, आप उठ गए। आइए और नाश्ता कर लीजिए। तुलसी आंटी ने उनका नाश्ता लंबी मेज पर ले आई।
आंटी, मुझे देर हो रही है, फलक मुंह बनाते हुए बोली। संस्कार ने फलक को देखते हुए कहा, पहले अपना नाश्ता खा लो, मैं वादा करता हूँ कि 7:30 बजे तक मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। संस्कार ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मेज तक ले गया। फलक ने अपने छोटे हाथ को पकड़े हुए संस्कार के बड़े हाथ की ओर देखा और उसका छोटा चेहरा फिर से लाल हो गया। संस्कार ने झूठ नहीं बोला था, उसने फलक को 7:25 तक एयरपोर्ट के गेट पर पहुंचा दिया था। संस्कार, थैंक यू, मैं अब जा रही हूँ। फलक ने अपनी सीट बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन संस्कार ने आगे बढ़कर फलक के लिए सीट बेल्ट खोल दी, इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती। जैसे ही संस्कार फलक का सीट बेल्ट खोलने के लिए पास आया, वैसे ही उसकी चार्मिंग मैस्कुलिन खुशबू ने तुरंत फलक के सर में घूमने लगा। संस्कार ने फलक से धीरे से कहा, फलक, अगर तुम्हारे काम में कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे फोन करना, ओके? फलक उसकी सडक्टिव स्मेल से बचने के लिए बगल की ओर मुड़ी और बोली, संस्कार, फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण मेरी और अलका और उसकी माँ और अर्पित के साथ कुछ भी चीजें ठीक नहीं है। हालांकि हम दोनों शादीशुदा हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना चाहती हूँ। मैं इस शादी में अपनी फ्रीडम बरकरार रखना चाहती हूँ। अगर मुझे हर चीज़ के लिए तुम पर डिपेंडेंट रहना पड़े तो मैं एक पिंजरे में बंद चिड़िया से अलग नहीं रहूंगी। संस्कार ने उसकी बात सुनी और ऊपर देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसके छोटे छोटे गालों को 2 बार चुटकी ली और प्यार से हंसते हुए बोला, मुझे पता है, मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे काम में इंटरफेरेंस नहीं करूँगा। फलक सिर्फ 21 साल की थी और उसकी लाइफ अभी शुरू ही हुई थी। एक अच्छा प्रेमी वो होता है जो उसे अपने प्रोटेक्शन में अपने आप डेवलप होने दे। जब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही हो तो उसे बचाने और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उसकी हो। सीट बेल्ट खुलने के बाद फलक ने एक आखिरी बात कही, संस्कार, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। फलक ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसका एक पैर फुटपाथ पर पड़ा, उसने अपने पीछे खड़े आदमी को हल्की सी मजाकिया मुस्कान के साथ पूछते सुना, मिसेज जिंदल, आप कुछ भूल रही हैं? फलक ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जिंदल, क्या भूल रही हूँ मैं? आप क्या कहना चाहते हैं? गुड बाय हक। क्या रिएक्ट तो ऐसे कर रही होती जैसे कुछ गलत मांग लिया हो? यार, पति हूँ तुम्हारा, इतना तो हक है। संस्कार ने उसको देखते हुए कहा, तुम ना संस्कार, यू आर टू मच। हाँ ठीक, कम ऑन बी क्विक वरना फ्लाइट मिस हो जाएंगी तुम्हारी। फलक ने जल्दी से संस्कार को गले लगाया और बाहर चली गई। उसने बैक सीट से अपना बैग निकाला और अंदर चली गई। जब तक फलक पूरी तरह से संस्कार की नज़रों से ओझल नहीं हो गई तब वो उसे देखता रहा। संस्कार के आंखों से फलक जब गायब हो गई वैसे ही संस्कार के चेहरे पर उदासी आ गई। अभी कुछ देर भी नहीं हुआ था और वो अभी से उसे मिस करने लगा था। संस्कार ने यू टर्न लिया और जब BMW एक बार फिर मेन सड़क पर चल रही थी तभी एक लग्जरी कार उसके सामने आ गई। कार की खिड़की नीचे खिसकी और एक सुंदर और हैंडसम चेहरा सामने आया। अगर फलक ने इसे देखा होता तो वो शौक में बेहोश हो जाती, क्योंकि द फेमस संकल्प सक्सेना, जिसके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं आती थी, वो मुस्कुरा रहा था। संकल्प ने अपने होठों के कोनों के चारों ओर एक छोटे से गैप के साथ मुस्कुराया। ये थोड़ा स्टिक लग रहा था, जैसे कि वो अक्सर मुस्कुराता नहीं था या उसने अभी अभी मुस्कुराना सीखा था। लेकिन जब वो मुस्कुराया तो 2 डिंपल बाहर झांक रहे थे। उसकी साफ और सुंदर काली आंखों के साथ उसकी मुस्कान एक नवजात शिशु की तरह सरल और गर्म थी। हाय ब्रो। संकल्प ने BMW में संस्कार को देखा और चिल्लाया। संस्कार ने अपने होठों के कोने को ऊपर उठाया और कहा, संकल्प, मैं तुम्हारी भाभी को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। एक बार तुम्हारी फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद हम तीनों भाई बार में चलेंगे और साथ में ड्रिंक करेंगे। ठीक है। संकल्प का कोल्ड ऑरा गायब हो गया और उसने एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाया। फलक इंदौर में 15 दिनों से शूटिंग कर रही थी। विंड एंड डस्ट में पक्षी के स्कूल के दिनों के सभी सीन फिल्माए जा चुके थे। डायरेक्टर वाजपेयी सभी को रेड हाउस ले आए, जहां द बंद के बॉलरूम में होने वाले सभी सीन फिल्माए गए। जब वो रेड हाउस पहुंची तो फलक को कुछ जाने पहचाने चेहरे मिले। उनमें से एक थे पिंक ब्यूटी का टीम और बेशक अलका मौजूद थी। अलका को 15 दिन पहले फलक से मिला हुआ प्रसाद अभी भी याद था, जैसे कैसे वो सीढ़ियों से लुढ़क गई थी और उसे 4 बार थप्पड़ मारे गए थे। उसे काफी गंभीर चोट लगी थी और पिंक लेडी ने अभी अभी शूटिंग शुरू किया था क्योंकि वो ठीक हो गई थी। अलका की नजरें नफरत से भरी हुई थीं। वो फलक को ऐसे देख रही थी जैसे वो फलक वही मौके पर ही कई खूनी छेद कर देना चाहती हो। लेकिन फिर भी उसने दोस्ताना होने का नाटक किया और फलक का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी।
फलक ने अलका के सभी ग्रीटिंग्स का मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और फिल्म का सेट शांतिपूर्ण लग रहा था। दोनों ग्रुप दो अलग अलग हॉल में शूटिंग कर रहे थे, लेकिन ब्रेक के दौरान उन्होंने एक ही जगह शेयर कर रहे थे। सेकंड फीमेल लीड और मेल सपोर्टिंग कास्ट अपनी लाइनें प्रैक्टिस कर रहे थे। फलक भी कुर्सी पर बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। जब वो पढ़ने में मग्न थी तो उसने किसी को पुकारते हुए सुना, दी देखो, अर्पित मुझसे काम पर मिलने आया है। फलक ने ऊपर देखा। 2-3 लोगों से घिरा अर्पित अपने लंबे पैरों से अलका की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में थर्मस कप था। अर्पित ने भी फलक को देखा और उसने अपने पतले होंठों को कसकर दबाया। उसकी आंखें ठंडी और उदास थीं। उसने उसे ऐसे देखा जैसे कि उसका फलक पर करोड़ों का उधार था। फलक बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। उसने अपने रेशमी बालों को झटक दिया, जो एक गायिका की भूमिका निभाते हुए घुंघराले थे। उसके रेशमी बाल नीचे गिर गए और उसके चेहरे को ढंक दिया, जिससे वो कोमल, सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रही थी। उसने अपने रेशमी बालों में अपने नन्हे हाथ फिराए और अपने होठों को शान से पकड़ा और कहा, मिस्टर गोयनका, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। अर्पित ने उसकी नकली मुस्कान को देखा। उसने अलका की ओर देखने से पहले उसे गहराई से देखा और अपना हाथ बढ़ाकर अलका के चेहरे को छुआ, जिससे वो अपनी और अलका की निकटता को दर्शा सके। अलका, ये सूप है। शूटिंग से तुम बहुत थक जाती होगी, तुम्हें ये पीना चाहिए। अर्पित के असिस्टेंट ने थर्मस कप का ढक्कन खोलने में मदद की। अलका ने सूप की खुशबू को सूंघा और फूल की तरह मुस्कुराई। थैंक यू अर्पित, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। ओह नहीं, अलका ने अचानक कहा। उसने गुस्से से कहा, अर्पित, मेरी दी भी यहाँ है, तुम मेरी दी के लिए कुछ क्यों नहीं लाए? अलका ने फलक से माफी मांगते हुए कहा, दी, अर्पित ने सिर्फ मेरे बारे में सोचा और तुम्हारे बारे में भूल गया। क्यों ना तुम इसमें से ही सूप पिलो? फलक को इस कपल के लिए बहुत दुख होता था और कभी कभी उसको लगता था कि इनका मेंटालिटी दिमाग कम है। क्या वो सच में उसके सामने नाटक करना पसंद करते हैं? फलक ने अपने चेरी जैसे मुंह को स्क्रिप्ट से ढक लिया और वो खिलखिला उठी। वो स्टाफ के मेंबर्स के एक ग्रुप से घिरी हुई थी और उसने सभी से मजाकिया अंदाज में कहा, मिस्टर गोयनका मेरी बहन के लिए सूप लेकर आए हैं, लेकिन मेरी बहन ने मुझे इसे पीने के लिए कहा है। क्या आपको लगता है कि मैं इसे पी सकती हूँ? तुम इसे कैसे पी सकती हो फलक? अगर तुम इसे पियोगी तो तुम्हें इंडिजेशन हो जाएगी। प्रीत ने अलका को तिरस्कार और व्यंग्य से देखा और सभी एम्प्लॉय हंस पड़े। अलका का चेहरा काला पड़ गया। उसने फलक की ओर गेंद फेंकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि फलक उसे ऐसे वापस लात मारेगी जैसे वो ताई ची का अभ्यास कर रही हो। सेट पर कई सपोर्टिंग एक्ट्रेस थे। अलका को तुरंत लगा कि ये सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। हर कोई देख सकता था कि वो जानबूझकर पब्लिकली ही अपने प्यार का प्रदर्शन कर रही थी और वो ये देख सकती थी कि हर कोई उसे ईर्ष्या और जल रहे थे और शायद वे उससे थोड़ी नफरत भी करते थे। अलका गुस्सा हो गई। तभी कमरे के दूसरी ओर से आवाज आई, खाने का समय हो गया है। अलका ने देखा कि फलक के प्रोडक्शन से 2 एम्प्लॉय एक बड़ा बर्तन लेकर आ रहे थे। उस बड़े बर्तन में डोसा और सांभर था। उसमें भाप निकल रही थी और खुशबू आ रही थी। पूरी टीम में ऊर्जा और हंसी का माहौल था जब उन्होंने अपने अपने कटोरे और चम्मच लिए तथा जमीन पर एक साथ बैठकर जीवंत भोजन का आनंद लेने लगे। अर्पित ने देखा कि प्रीत ने फलक को डोसा और सांभर का प्लेट दिया। डायरेक्टर वाजपेयी ने एक छोटी प्लेट लिया और उसे फलक के बगल में स्टूल पर रख दिया। उन्होंने उससे कहा, फलक, यह वो डिश है जिसे मैंने सेफ से तुम्हारे लिए खास तौर से तैयार करने के लिए कहा था। कुछ भी बच न जाए और इसे पूरा खा लेना। फलक उन्हें थैंक यू देने ही वाली थी कि तभी किसी ने चिल्लाकर विरोध जताया। डायरेक्टर वाजपेयी, आप इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? हम भी कुछ खास चाहते हैं। डायरेक्टर वाजपेयी ने चम्मच लिया और उस आदमी के सिर पर हल्के से मार दिया। भूखे भूत, फलक बिना किसी कारण के ज्यादा नहीं खा रही है। वो बाद में नाचने जा रही है। अगर उसका पेट नहीं भरेगा तो उसके पास नाचने की शक्ति कैसे होगी? विंड एंड डस्ट की पहली सपोर्टिंग एक्ट्रेस ने तुरंत अपने होंठ फुलाए और हंस पड़ी। डायरेक्टर वाजपेयी, आपने कहा था कि आप पक्षपाती नहीं हैं, लेकिन ये देखने के बाद कि वो कितनी खूबसूरती से नृत्य कर सकती है, आपने फलक को कितने एक्सेसिव सीन दिए हैं। जब डायरेक्टर वाजपेयी सुन सबको समझा नहीं सके तो फलक ने मुस्कुराते हुए कहा, आलिया, क्या आप ऐसा कहकर डायरेक्टर वाजपेयी से ट्यूशन फीस मांग रही हैं? मैं पिछले सीन में नृत्य नहीं कर पाई थी। सौभाग्य से आप मुझे सिखाने के लिए वहां थी। आप मेरी टीचर हैं। इस सहज चापलूसी से दूसरी सपोर्टिंग एक्ट्रेस फूल की तरह हंस पड़ी। फलक, तुम्हारा मुंह मीठा है। हाँ,
पूरी टीम हंस पड़ी और माहौल शांतिपूर्ण और अच्छा हो गया। अलका का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। फैंकडस्ट में दूसरी और तीसरी सपोर्टिंग एक्ट्रेस बेंगलोर की सभी प्रसिद्ध फ्रंटलाइन एक्ट्रेस थी। अगर डायरेक्टर वाजपेयी नहीं होते तो वे ऐसी अनइम्पॉर्टेंट रोल्स क्यों निभाते? उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ 15 दिनों में ही फलक उनके साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाएगी। वो सुंदर और मीठी बातों वाली थी और उसने क्रू के लोगों को अपनी उंगली पर बिठा रखा था। उन्हें हंसते और बात करते देख अलका ने अपने हाथों में सूप को देखा और अचानक उसकी भूख मर गई। अर्पित ने अपने सामने लोगों से घिरे फलक को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि फलक के पास ये सब होगा। उसके छोटे से चेहरे पर उसकी आंखें मुड़ी हुई थीं क्योंकि उसका भाव ब्राइट और जीवंत था। पूरा ग्रुप फलक को पसंद करता था। डांस। अर्पित को अचानक क्रिस्टल प्लेट डांस याद आ गया जो उसने 15 दिनों से भी ज्यादा पहले किया था। कोई नहीं जानता था कि उसने चुपके से फलक के डांस के सारे वीडियो और खबरें लीक होने से रोक दी थी। अर्पित इतना काला और घिनौना था कि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी खूबसूरती को देखे। हालांकि फलक अब उसके कंट्रोल से मुक्त हो चुकी थी और उससे दूर ऊंची उड़ान भरने वाली थी। फलक हमेशा से ही आसानी से पॉपुलर हो जाने वाली लड़की थी और अब डायरेक्टर वाजपेयी ने उन्हें अपनी टैलेंट का यूज करने का मौका दिया था। अर्पित को अचानक कुछ एहसास हुआ। वो अपने मन में ये भी जानता था कि फलक डेफिनेटली फेमस हो जाएगी। उसे केवल एक अपॉर्चुनिटी की नीड थी। फलक डिनर के बाद संकल्प को खोजने के लिए रेड हाउस होटल के एक कमरे में गई। 15 दिनों की बातचीत के बाद उसे लगा कि संकल्प का पर्सनालिटी कूल और अलग थलग था। वो हमेशा अकेले ही खाना खाता था और शूटिंग के बाद अपने कमरे में चला जाता था। शायद ही वो कभी बाहर आता था। फलक कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी होकर उसने हाथ बढ़ाया और दरवाजा खटखटाया। कमिंग, संकल्प ने अंदर से जवाब दिया। फलक ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। संकल्प हल्के बैंगनी रंग के रेट्रो फ्लो सोफे पर बैठा था। दोपहर की चमकदार और गर्म धूप खिड़की से इंद्रधनुषी रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हुई संकल्प सुंदर चेहरे पर चमक रही थी। उसकी छवि एक स्केच की तरह नाजुक थी। फलक को आखिरकार समझ आ गया कि संकल्प के इतने फैन क्यों हैं। अपने अति सुंदर चेहरे के अलावा उसका स्वभाव बहुत शांत था। वो इतना शांत था कि ऐसा लगता था मानो वो नेचर के साथ हार्मनी में हो, बिल्कुल एक हल्के और सरल फ्रीहैंड ब्रशवर्क की तरह। संकल्प एक सेब छील रहा था। फलक उसके सामने आए और पूछा, संकल्प क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? हाँ, संकल्प की आंखें झुकी हुई थीं। उसके माथे पर लगी कोमल लंटें हवा के साथ हिल रही थीं, जिससे उसकी लंबी लंबी आंखें ढक गई थीं। फलक ने देखा कि सेब छीलने में संकल्प बहुत इनएक्सपीरियंस था, जैसे कि वो अभी सीख रहा हो। फलक सोफे के दूसरी तरफ बैठ गई और उसके हाथों से चाकू और सेब ले लिया। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। जैसे ही फलक ने सेब छीलना शुरू किया, उसे वो सीन याद आ गया जब संस्कार ने अस्पताल में उसकी माँ के लिए सेब छीला था। उस आदमी के नाजुक और सुंदर लेकिन चिकने हाथों ने सेब को खूबसूरती से छील दिया था। फलक ने जब उसके बारे में सोचा तो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सकी। पिछले कुछ हफ्तों से वे हर रात एक दूसरे को मैसेज करते थे। संस्कार कम बोलने वाला व्यक्ति था और वो मीठा नहीं बोलता था, लेकिन वो उसके एम और ओके जैसे छोटे छोटे जवाबों से खुश थी। संस्कार अपने काम में बहुत व्यस्त था, लेकिन जब भी वो मैसेज करती थी तो वो 3 सेकंड के भीतर उसे जवाब दे देता था। ऐसा होना अपने आप में रेयर था। सेब छीलने से क्या तुम्हें मुस्कुराहट आती है? जब वो अपने पति के बारे में सोच रही थी तो उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने बैठे संकल्प की ओर देखा। संकल्प उसके हाव भाव देखकर हैरान था। उसके चेहरे पर संदेह और शंका के एक्सप्रेशंस थे। फलक अस्टॉनिश्ड रह गई। उसने पहली बार संकल्प को इस तरह का एक्सप्रेशंस करते देखा था। वो क्यूरियस था। फलक ने चारों ओर देखा और उसे संकल्प की आंखें अच्छी तरह से दिखीं। वे चमकीली और क्रिस्टल साफ, बेहद खूबसूरत थीं। फलक को लगा कि संकल्प सेट पर और सेट से बाहर बिल्कुल अलग इंसान था। सेट से बाहर संकल्प को सेब छीलना भी नहीं आता था। वो एक मासूम, भोले बच्चे की तरह सवाल पूछता था। उसकी साइकोलॉजिस्ट उम्र काफ़ी कम लगती थी। फलक उत्सुक थी। हर दिलचस्प इंसान के पीछे एक अतीत और एक डिटेल्ड कहानी छिपी होती है। संकल्प की कहानी किस तरह की थी? फलक ने मन में सोचा। फलक ने उसे एक छिला हुआ सेब देते हुए कहा, क्योंकि जब मैं सेब का छिलका छील रही थी तो मुझे किसी का ख्याल आया। मुझे खुशी हुई इसलिए मैं मुस्कुरा दी। ओह, संकल्प ने सिर हिलाया। क्या तुमने किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचा है जो तुम्हें पसंद है? पसंद है? संस्कार की तरह। फलक के गाल गुलाबी हो गए।
हाँ, वो इंसान जो मुझे पसंद है। संकल्प, चलो अगला सीन जल्द ही आने वाला है। ठीक है। संकल्प ने खड़े होकर कपड़ों की रैक से एक काली जैकेट निकाली, फिर वे दोनों एक साथ कमरे से बाहर चले गए। फलक और संकल्प ने दोपहर में एक डांसिंग सीन फिल्माया, फिर उन्हें रोमांटिक सीन के लिए खूबसूरत नज़ारे वाला झील का गार्डन ढूंढना था। डायरेक्टर वाजपेयी, चलो इस गार्डन में फिल्माते हैं। फलक ने पास की झील पर बने गार्डन की ओर इशारा किया, वहां का सीन बहुत सुंदर था। डायरेक्टर वाजपेयी ने देखा और कहा, ठीक है, चलो वहां चलते हैं। सभी लोग मंडप में आ गए और शूटिंग ग्रुप शॉट के लिए तैयारी कर रहा था। डायरेक्टर वाजपेयी फलक को बता रहे थे कि उन्हें सीन के लिए किन बातों पर ध्यान देना है। अचानक उन्होंने एक कमजोर आवाज सुनी, दी, क्या आप भी यहाँ शूटिंग कर रही हो? यह अलका की आवाज थी। वो हर जगह क्यों आ जाती है? फलक ने मन में दांत पीसते हुए बोली। फलक ने ऊपर देखा और कि अलका अपनी बाहों में अर्पित को पकड़े हुए आ रही थी। उनके पीछे एक असिस्टेंट और कुछ एम्प्लॉय थे। दी, हम यहाँ फिल्म का सीन शूट कर रहे हैं। मैंने ये गार्डन पहले देखा था लेकिन आप पहले आ गई। हालांकि जिसकी नज़र सबसे पहले पड़ी चीज़ भी उसकी हो जाती है। आप हमें पहले शूटिंग करने दीजिए। तुम इतने अनरिजनेबल कैसे हो सकती हो? प्रीत बहुत नाराज थी, वो तो अलका के साथ बहस करना चाहती थी। अलका किस बारे में बात कर रही थी? साफ दिख रहा था कि वो फलक से जेलसी फील कर रही थी और हर कदम पर उसे परेशान करना चाहती थी। फलक ने प्रीत के कंधों को पकड़ा और उसे अपने पीछे ले गई। वो एक कदम आगे बढ़ी और अलका को देखकर धीरे से मुस्कुराई। अलका, ये सही है कि जिसकी नज़र सबसे पहले पड़ी चीज़ भी उसकी हो जाती है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि तुमने जो ड्रेस पहनी है वो मैंने कुछ समय पहले मॉल में देखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने इसे पहले खरीदा था। इससे पहले कि मैं तुम्हें गार्डन में जाने दूं, क्या तुम अपनी ड्रेस उतारकर मुझे वापस कर सकती हो? हाँ। स्ट्रीट वॉकर क्रू ने देखा कि अलका परेशानी खड़ी करने आई थी, लेकिन वो तो नाराज हो गई और उन्होंने देखा कि फलक ने आसानी से अपना पक्ष रखा, जिससे उनका मनोरंजन हुआ। डायरेक्टर वाजपेयी हंसते हुए बोले, फलक ने ठीक कहा। अर्पित ने भौहें सिकोड़ी। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अलका की बातों से नाखुश था। जिस तरह से वो गार्डन के लिए लड़ने आई थी, वो बिल्कुल बचकाना था। ये साफ था कि उसने डायरेक्टर वाजपेयी को नाराज कर दिया था। अलका ने अभी अभी अपना करियर शुरू किया था और उसका कोई पहचान नहीं थी। से पिंक लेडी में मैं रोल में फॉर्म से उसके कारण मिली थी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कोई रहस्य नहीं था। डायरेक्टर वाजपेयी के साथ गार्डन के लिए उसके झगड़े की खबर बहुत जल्द फैल जाएंगी और वो अपनी बेशर्मी के कारण इंडस्ट्री में मजाक का पात्र बन जाएगी। हालांकि फलक ने जो कहा उससे अर्पित और भी ज्यादा नाराज हो गया था। अलका चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। फलक की हिम्मत कैसे हुई अपने कपड़े उतारो जैसी कमेंट करने की? अर्पित, अलका ने अर्पित की बाह हिलाए और मुंह बनाया, हमारे फिल्मिंग टीम ने गार्डन चुना है। दी से कहो कि हमें यहाँ शूटिंग करने दें। अर्पित अलका को सबक सिखाना चाहता था और तनाव कम करना चाहता था, लेकिन उसकी नज़र फलक से मिली और वो उसकी खूबसूरत भूरी आंखों में तिरस्कार और नफरत देख सकता था। उसकी नज़रें मानो उस कोल्ड वाटर के बर्तन की तरह उड़ेल दी गई हों। 15 दिनों पहले उसने ब्रेसलेट लौटा दिया था और वो उसकी आंखों में फीलिंग्स का कोई सिग्नल नहीं देख पा रहा था। उसने उसे पूरी तरह से गुड बाय कह दिया। अर्पित ऐसा लगा जैसे उसके दिल में एक खालीपन हो गया हो जो उसके पूरे शरीर पर छा रहा था। उसने अपने हाथों को मुट्ठी को बांध लिया और अपने असिस्टेंट से कहा, रेड हाउस के चेयरमैन मिस्टर राजावत को इनविटेशन भेजो और उन्हें इन्फॉर्म करो कि मैं दोपहर के लिए झील का गार्डन किराए पर लेने जा रहा हूँ। जी सर। उसका असिस्टेंट पलटा और चला गया। अलका खुशी से मुस्कुराए, थैंक्स अर्पित। उसने फलक को उकसाने वाली नज़र से देखा। बेशर्म, प्रीत गुस्से में धीरे से बोली, मिस्टर गोयनका, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए मुझे बेवकूफ़ दिखाने के लिए इतना पैसा खर्च करोगे। डायरेक्टर वाजपेयी, जो हमेशा शांत रहते थे, वो अचानक दुखी हो गए। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और अर्पित को देखा। मैंने हमेशा सोचा था कि सीईओ गोयनका एक ईमानदार इंसान है। आज ही मुझे एहसास हुआ कि सीईओ गोयनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खराब हो रहा है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड फेमस हो जाए तो यह मिरेकल होगा। संकल्प, फलक, चलो। डायरेक्टर वाजपेयी चले गए। डायरेक्टर वाजपेयी की फटकार सुनकर अर्पित शर्मिंदा हो गया था। अलका को तब एहसास हुआ जब उसे मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने डायरेक्टर वाजपेयी को नाराज कर दिया था।
डायरेक्टर वाजपेयी, मैं अलका खुद को समझाना चाहती थी। फिल्मिंग क्रू ने अपने फिल्मिंग इक्विपमेंट साफ कर लिए और फलक और संकल्प के साथ गार्डन से बाहर चले गए। लेकिन अचानक उसकी नज़र गार्डन के खंभे पर लगे चंदन के चिन्ह पर पड़ी। चिन्ह पर एक शब्द लिखा था, मेमोरियल। फलक ने एक नज़र डाली। हर कोई गार्डन पर लड़ने में व्यस्त था, लेकिन किसी ने भी जगह का इंस्पेक्शन नहीं किया। हाँ, रेड हाउस ऊंची इमारतों से भरा था, लेकिन झील पर केवल एक यही गार्डन था। राजावत परिवार का इतिहास दिलचस्प था। राजवात परिवार ने अपने पूर्वज या अपने बड़ों की याद में ये गार्डन बनवाया होगा। उन्होंने झील और पहाड़ के जंक्शन पर मेमोरियल बनवाया था। रेड हाउस के चेयरमैन अपने असिस्टेंट के साथ दौड़कर पास आ रहे थे, जब अलका खुद को समझाने में व्यस्त थी। फलक को एक विचार आया। वो गार्डन में लौटी और देखा कि वहाँ एक लंबी लकड़ी की मेज थी। वो मुस्कुराई, अलका, यहाँ का सीन बहुत सुंदर है। मैं यहाँ लकड़ी की मेज पर एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। तुमको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है न? फलक ने मेज पर बैठते हुए पूछा। अलका ने देखा कि फलक उसके इलाके पर कब्जा कर रही है। उसने तुरंत अर्पित को छोड़ दिया और फलक की तरफ दौड़ी। उसने फलक को धक्का देकर दूर कर दिया और चिल्लाई, चली जाओ, यह मेरा इलाका है। फिर अलका लकड़ी की मेज पर बैठ गई। अलका ने फलक को जोर से धक्का दिया। हालांकि फलक खुद को दूर धकेलने के लिए तैयार थी, लेकिन वो कुछ कदम तक लड़खड़ा गई। बी केयरफुल। किसी ने फलक को अपना बैलेंस संभालने में मदद की। फलक ने ऊपर देखा तो वो संकल्प था। फलक चौंक गई। अगर वो गलत नहीं थी, तो संकल्प पहले से ही 4 या 5 मीटर दूर चला गया था। वो एक पल में उसके बगल में कैसे आ सकता है? फलक ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसकी याददाश्त जरूर गलत होगी। इस भारी परिवर्तन के कारण पवेलियन से बाहर निकले लोग रुक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। ओ गॉड! अचानक एक दुखद आवाज गूंजी। 60 साल के प्रेसिडेंट दौड़कर गार्डन में आए। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगली से अलका की ओर इशारा किया और कहा, ये वो मेज है जिसका इस्तेमाल हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध के अनुष्ठान करने के लिए करते हैं। हमारा राजावत परिवार 5 पीढ़ियों से चला आ रहा है। मेमोरियल सर्विस के लिए हम यहाँ पूजा करते हैं। हम अपने परिवार के बड़ों और वंशज को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। तुम कौन हो? इस मेज पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना बुरा काम। अलका हैरान थी। वो धीरे से बोली, क्या मेमोरियल? प्रेसिडेंट राजावत ने हाथ हिलाया और उनके पीछे खड़े बॉडीगार्ड आगे आए और अलका की बांह पकड़ ली। वो उसे गार्डन से बाहर निकालने वाले थे। प्रेसिडेंट राजावत, प्लीज, अर्पित जल्दी से बोला। मिस्टर गोयनका, इस लड़की ने राजावत परिवार के पूर्वजों को अपमानित किया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अलका को जब पवेलियन से कूड़े की तरह फेंका गया तो एक चीख सुनाई दी। वो जमीन पर भारी होकर गिरी गई। हाँ। आसपास की भीड़ ने जोरदार ठहाका लगाया। अलका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे लगा कि उसकी गरिमा को कुचला जा रहा है। हर कोई उसकी ओर इशारा कर रहा था और हंस रहा था। फलक, तुमने मुझे फंसाया। प्रेसिडेंट राजावत, ये फलक ही थी जो चाहती थी। अलका, बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो। प्रीत ने उसे बीच में ही रोक दिया। मेमोरियल बोर्ड गार्डन के चारों ओर लटके हुए हैं। या तो तुम अंधी हो और तुम देख नहीं सकती, या तुम अनपढ़ हो जो तुम पढ़ नहीं सकती। सभी ने देखा कि तुम कितनी घमंडी थी जब तुमने गार्डन में सबसे पहले फिल्म बनाने के लिए फलक से झगड़ा किया था। अब तुम उस पर अपना दोष मढ़ने की कोशिश कर रही हो। बढ़िया, तो तुम्हारा गवाह कहाँ है? किसी को बोलो कि वो तुम्हारे लिए बोले। अलका के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसने चारों ओर देखा। स्ट्रीट वॉक फिल्मिंग क्रू के लोग उस पर हंस रहे थे और उस समझौते में कोई गारंटी नहीं थी। फिर उसने अर्पित की तरफ देखा। अर्पित का चेहरा गुस्से में बहुत काला हो रखा था और वो बड़ी बेसब्री से उसे देख रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब अलका से ऊब गया हो। अलका का दिल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। इसे भूल जाओ, प्रीत। मेरी बहन बहुत बर्बर और इनअप्रोप्रिएट है। जब तक मिस्टर गोयनका उसका ख्याल रखेंगे, वो अपनी मर्जी से काम करेगी। मिस्टर गोयनका शक्तिशाली और इम्प्रेसिव है। मेरी बहन जो चाहे कर सकती है। परेशान मत हो, चलो। फलक दुखी दिख रही थी। उसने प्रीत का हाथ खींचा और चली गई। स्ट्रीट वॉकर के फिल्मिंग क्रू पीछे पीछे आ गए। डायरेक्टर वाजपेयी ने प्रेसिडेंट राजावत को विदाई दी और फलक की ओर सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। वो मन में सोचते हैं, इस लड़की में बहुत ही कौशल से सोचने और समझदारी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उसका दिल बहुत ही चतुर और फुर्तीला था।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग थे जो कैमरे के सामने तो अच्छा अभिनय कर सकते थे, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसा इम्प्रेसिव एक्टिंग करने वाले लोग शायद ही कोई था। अर्पित। अलका बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और अर्पित के पास गई। वो जानती थी कि फलक की बात से अर्पित परेशान था। फलक की बात सुनकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। फलक बहुत क्रूर थी। वो जानती थी कि अर्पित का अंतिम लक्ष्य क्या है। अलका अर्पित को दिलासा देना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ उसके पास पहुंचने से पहले ही उसने कहा, तुमने जो आज किया है उस पर सोचो कि तुमने क्या किया है। अर्पित बेरहमी से वहां से चली गई। अलका वहीं अकेले खड़ी रह गई। दोपहर में शूटिंग अच्छे से चला और फिल्मिंग क्रू जल्दी निकल गया। प्रीत ने फलक को एक जैकेट पहना दी और वो चलते चलते बातें करने लगी। फलक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अर्पित आज दोपहर हमारे फिल्मिंग लोकेशन से गुजरे और तुमको संकल्प के साथ एक्टिंग करते। वो दरवाजे के पास खड़े होकर काफी देर तक देखते रहे। फलक ने अपने आप को संभाल लिया था और परेशान नहीं हुई। उसे जैसा देखना है देखने दो, उससे परेशान मत हो। नहीं, प्रीत घबराते हुए बोली, फलक तुम समझ नहीं रही हो। मेरा मतलब है कि अर्पित ने तुम्हें बहुत देर तक देखा। उसकी नजरें नॉर्मल नहीं थीं। उसने तुमको देखते हुए एक बार भी पलक नहीं झपकाई। प्रीत की बात सुनकर फलक रुक गई और उसने कुछ देर सोचा, फिर उसकी खूबसूरत भूरी आंखें अचानक ज्ञान की चमक के साथ चमक उठी। प्रीत। फलक ने प्रीत को करीब आने के लिए इशारा किया। प्रीत करीब आ गई और उसने प्रीत के कान में कुछ फुसफुसाया। वाह फलक, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, प्रीत ने खुश और हैरानी से कहा। डिनर का प्रोग्राम एक रेस्तरां में किया गया था। स्ट्रीट वॉकर और पिंक लेडी की दोनों टीमें, रेड हाउस में शूटिंग करने वाली अन्य फिल्मों की टीमें सभी एक साथ कलेक्ट हुईं। वहां कई बड़े बड़े लोग और मशहूर डायरेक्टर इकट्ठे हुए थे। डायरेक्टर वाजपेयी ने फलक को सभी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए बुलाया। जब वो एक टेबल के पास से गुजरे तो डायरेक्टर वाजपेयी की मुलाकात डायरेक्टर के ग्रुप में अपने सबसे अच्छे दोस्त डायरेक्टर कुमार से हुई। डायरेक्टर कुमार मुस्कुराए, भाई काफी समय हो गया है, चूंकि हम दोनों यहाँ हैं तो चलो साथ बैठते हैं, चलो तुम्हारे उभरते सितारे को देखते हैं। डायरेक्टर वाजपेयी ने फलक को एक एक करके सभी से मिलवाया। ग्रुप में ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड इंडियन डायरेक्टर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड प्रोड्यूसर, एक फेमस सिंगर, कुछ लीडिंग सेलिब्रिटीज शामिल थे। फलक डायरेक्टर वाजपेयी के पीछे पीछे चल रही थी और उसने सभी का ग्रीट किया। फलक ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन वो सौम्य और शांत थी। सभी को वो पसंद आ गई। बेशक फलक ने यहाँ दो जाने पहचाने चेहरे दिखे, अर्पित और अलका। खैर यह एक इम्प्रेटॉन्ट भी था। अर्पित खास तौर से अलका को सभी से मिलवाने लाया था। देखो, ये सच्चा प्यार है। डायरेक्टर वाजपेयी डायरेक्टर कुमार के बगल में बैठे थे, जबकि फलक ने देखा कि अर्पित के बगल में एक खाली सीट थी और अलका के बगल में एक और खाली सीट थी। बिना ज्यादा सोचे समझे फलक अर्पित के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गई। अलका ने देखा और वो घबरा गई। वो फलक से नफरत करती थी। उसे फलक और अर्पित का एक दूसरे से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर अकेले में। अचानक उसने फलक को आवाज लगाई, दी तुम मेरे पास आकर बैठो ना। अचानक टेबल पर सन्नाटा छा गया। अलका ने बोला और सब लोग उसे देखने लगे। फलक मुस्कुराए, उसने भी सोचा कि वो भी अलका के नाटक में साथ देगी। ठीक है अलका, तुम सीटिंग अरेंजमेंट कर दो, मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊंगी। अलका सिटिंग अरेंजमेंट करेगी। फलक की बेपरवाह कमेंट ने अलका को पब्लिक क्रिटिसिज्म का पात्र बना दिया। टेबल पर बैठे सभी लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सीनियर लोग थे। ये कल की आई लड़की हमें बताएंगी कि हमें कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं। अलका होती कौन है? किसी को उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन उसने तीखे कमेंट करने की हिम्मत कैसे की? अलका, मिस्टर गोयनका के बगल में बैठो, हम यहाँ धूम्रपान कर रहे हैं। लड़कियों के लिए इतना अधिक सेकंड हैंड धुआं अंदर लेना अनहेल्थी है। डायरेक्टर कुमार ने अलका पर एक नज़र डाली और धीरे से कहा, ठीक है, आपकी चिंता के लिए थैंक यू डायरेक्टर कुमार। फलक मुड़ी और अर्पित के बगल में बैठ गई। अलका गुस्से से फटने ही वाली थी कि उसे टेबल के चारों ओर बैठे लोगों की अप्रिय निगाहों का सामना करना पड़ा। अर्पित उनसे आने वाली फिल्म के बारे में बात कर रहा था और वे उसे फिल्म में जल्दी से जल्दी दिखाने का इरादा रखते थे। लेकिन फलक ने जो कहा उसकी वजह से कोई भी इस विषय पर चर्चा जारी रखने को तैयार नहीं था। टू बी कंटिन्यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।